हेलो माय डियर क्यूटीज़। और हम स्टार्ट करेंगे अब फैमिली लॉ। ठीक है, 2 यूनिट में कंप्लीट करेंगे चैप्टर। पहले मैं इसका 1 यूनिट भेज देती हूँ तुम लोगों को, उसके बाद दूसरा यूनिट अभी 3-4 शॉर्ट्स आएंगे, उसके बाद फिर दूसरी वाली भी भेज दूँगी मैं। ठीक है, अभी इसमें कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं फैमिली लॉ क्या है। ठीक है, नहीं फैमिली देखते हैं, फैमिली सॉरी। हाँ, और फैमिली इज़ द बेसिक सोशल यूनिट है कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिलेटिंग बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। ठीक है, अब फैमिली कंसिस्ट ऑफ जो बनती कैसे, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, बच्चों से, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, उनका एक फिर इकोनॉमिक सपोर्ट आ जाता है, हमारा इमोशनल सिक्योरिटी आ जाती है, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, जो प्रॉपर्टी तुम्हें मिलने वाली है वो हो गई। ठीक है, इन लॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ लाइक मेंटेनेंस, मैरिज, गार्डियनशिप, सक्सेशन अराइज आउट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। तो हमें फैमिली का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। डेवलपमेंट ऑफ फैमिली कैसे हुआ? ठीक है, जब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ टाइम के साथ साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, लोग शहर गांव से शहर में गए। ठीक है, एजुकेशन से हुआ, ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट से हुआ, लीगल रिफॉर्म से हुआ हमारे। ठीक है, अर्लियर सोसाइटीज़ हैड लार्ज एंड ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम। पहले के टाइम पे तो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी, आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज है, मतलब स्मॉलर फैमिलीज से आ रहे हैं बड़ी फैमिलीज से। ठीक है, फिर हम देखेंगे हमारा पैट्रियार्कल फैमिली क्या होता है। पैट्रियार्कल फैमिली हमारी वो फैमिली होती है जिसमें जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, और जो डिसेंडेंट लाइन होती है वो फादर के थ्रू ट्रेस होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ये उसका बेटा है, ठीक है, तो फादर के थ्रू ट्रेस होती है वो। फिर हम देखेंगे जो प्रॉपर्टी है वो मेल लाइन में ट्रांसफ़र होती है, जैसे पापा की प्रॉपर्टी है उनके बेटे को मिलेगी। ठीक है, और जो वुमेन है वो हस्बैंड के घर जाती है शादी के बाद, उसे हम बोलते हैं पैट्रिलोकल सिस्टम। इसमें मेल डोमिनेंस होता है डिसीजन मेकिंग में, फादर के पास अथॉरिटी होती है वाइफ और चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, ये कॉमन है ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज़ में। फिर हम देखेंगे मैट्रिलिनियल फैमिली क्या होती है। जो मैट्रिलिनियल फैमिली होती है उसमें मदर के थ्रू फैमिली लाइन ट्रेस होती है। ठीक है, ये ज़्यादा नेयर्स इन केरला और खजीज इन मेघालय, मतलब मोस्टली यहाँ पर नहीं होती है फॉलो, उस साइड होती है केरला में और मेघालय साइड। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो भी इनहेरिट होती है फीमेल लाइन में। ठीक है, जैसे मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी है तो मेरे को मिल गई, काइंड ऑफ। ओके, फिर हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं। इसमें जो वुमेंस की जो पोजीशन होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी बीवी के घर जाते हैं। जैसे मेरी शादी हुई तो मेरा पति हमारे घर आ गया, घर दामाद, समझ में आ गया तुम लोगों को उसे जैसे। और जो मैटरनल अंकल होता है, मतलब जो घर जमाई होता है, उसकी बहुत इज्जत होती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कहाँ पे फॉलो होता है? नेयर्स इन केरला और खसीस इन मेघालय। हाउएवर इट इज़ इन मैट्रिलिनियल सिस्टम मैन ऑफन कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो आदमी होते हैं उनका भी कंट्रोल होता है प्रॉपर्टी में। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे रहते हैं। ठीक है, अब एक स्मॉल फैमिली यूनिट होती है जिसमें सब इंडिपेंडेंट लिविंग होती है, सबका अलग अलग घर होता है, मतलब उनके पास भी अपना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होता है। सॉरी, यहाँ 2 मिनट पानी पी कर आती हूँ। फिर द सिस्टम इंक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन माइग्रेशन, मतलब जब गांव के लोग शहरों में गए, माइग्रेशन हुआ, लोगों ने नई नई चीज़ें देखी, तब वो मॉडर्न सिटीज़ की तरफ, स्मॉलर फैमिलीज़ की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे जॉइंट फैमिली क्या होती है। जॉइंट फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ पे सेवरल जनरेशन्स, मतलब दादा, परदादा, उनके भाई साथ में रहते हैं। ठीक है, उनका कॉमन किचन होता है, कॉमन रेजिडेंस होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कॉमन वर्कशिप होती है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है, इंक्लूड्स करता है ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कज़न्स। ठीक है, और जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है उसको कर्ता बोलते हैं। इसमें जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होती है, मतलब चाचा का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है, पापा का भी है, ताऊ जी का भी है, और जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस सब शेयर होते हैं। ठीक है, बिजली का बिल सब देंगे, ऐसे वाला। जॉइंट फैमिलीज वर कॉमन इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, मतलब गाँवों की तरफ देखा है ना, मतलब बड़े बड़े कुटुंब बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, वहाँ होते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली, अब हम इसका लीगल कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं जब हमने इतना पढ़ा है। तो इट इंक्लूड्स ऑल पर्सन लीनली डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसिस्टर्स, मतलब सबके एक ही कॉमन एंसिस्टर्स थे। ठीक है,
और उनकी देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, ठीक है, उनको भी इंक्लूड करता है ये। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और एंशिएंट हिंदू लॉ टेक्स्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉपर्सनरी, ठीक है। कॉपर्सनरी एक नैरोअर बॉडी होती है एक जॉइंट हिंदू फैमिली में हु एक्वायर्स प्रॉपर्टी बाय बर्थ, मतलब इन लोगों को जन्म से ही अधिकार मिलता है प्रॉपर्टी पर, ठीक है। अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो बेटियां हैं वो भी कॉपर्सनरी हैं, ठीक है। दे हैव इक्वल राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। फिर हम देखेंगे मिताक्षरा क्या होता है। मिताक्षरा वॉज रिटन बाय विघ्नेश्वरा, ठीक है। ये फॉलो होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम। इसमें जैसे हम कॉपर्सनरी बोल रहे हैं ना, जैसे बर्थ से ही राइट होता है, तो वो होता है बेटों का, ठीक है। सन्स गेट्स इक्वल इंटरेस्ट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ, ठीक है। और जो 4 जनरेशन होती है वो कॉपर्सनरर्स होते हैं। सॉरी, मेरे को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे मेरे पापा, उनका बेटा, उसके बेटे का बेटा और उनका बेटा, ठीक है। तो 4 जनरेशन होती है कॉपर्सनरी। फिर आ जाता है कर्ता मैनेजेस द प्रॉपर्टी, मतलब दादाजी, ठीक है, या फादर हो गए हमारे। इफ़ अ फादर हैज़ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी द सन ऑटोमेटिकली बिकम्स अ कोनर एट बर्थ, ठीक है। जैसे मेरे पापा के पास मेरे दादा की प्रॉपर्टी आई, तो जो मेरा भाई है वो ऑटोमेटिकली कॉपर्सनर बन गया। मगर 2005 के अमेंडमेंट के बाद मेरे को भी उस प्रॉपर्टी में इतना ही राइट है गाइस जितना मेरे भाई को है, ठीक है। फिर देखिए हम दया भागा। दया भागा वॉज रिटन बाय जिम्बुतवाना, ठीक है। ये होता है वेस्ट बंगाल और असम में फॉलो। कॉपर्सनरी राइट्स अराइजेज आफ्टर फादर्स डेथ, मतलब जब पापा की डेथ हो जाए, वैसे तो मतलब मैं क्या इंक्लूड करूँ अपनी फैमिली को, मतलब हो जाती है दया भागा में, तब बेटे के पास पूरा कंट्रोल आता है। उससे पहले पापा का राइट रहता है पूरा कंट्रोल, मगर दया भागा में जब पापा की डेथ हो जाती है उसी के बाद ही राइट मिलता है बेटे को। नो बर्थ राइट, इसमें कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता प्रॉपर्टी में दया भागा में। फादर का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, और जो सन इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी वो अपने मतलब उसे मिलती है जब उसके पापा की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। मिताक्षरा में बाय बर्थ हो जाता है और इसमें आफ्टर फादर्स डेथ, ठीक है। लिमिटेड होता है फादर की पावर मिताक्षरा में, और दया भागा में एब्सोल्यूट होती है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो तब मिलेगी ना जब पापा टाइम बोलेंगे, मगर पापा तो लंबी लाइफ है ना। फिर हम देखेंगे कॉपर्सनरी, ठीक है। एग्जिस्ट ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम, मिताक्षरा में जो प्रॉपर्टी पे हक होता है वो चलता रहता है, ठीक है, उसे बाय बर्थ मिला हुआ होता है, और इसमें कोई कॉपर्स मतलब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता, ठीक है। रीजन मोस्ट ऑफ इंडिया, और जो दया भागा है वो वेस्ट बंगाल और असम में फॉलो होता है। अब हम देख लेते हैं स्कूल सोर्सेज ऑफ हिंदू स्कूल। एंशंट, अब 2 तरह के हिंदू स्कूल होते हैं, वो भी फर्दर डिवाइडेड है एंशंट और मॉडर्न सोर्सेज में, ठीक है। एंशंट में देखते हैं हम श्रुति और स्मृतिज, ठीक है। श्रुतिज विच इज़ हर्ड, ठीक है, द मोस्ट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, मतलब वेदास, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड डिवाइन एंड सुप्रीम, और रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स पे हैं ये बेस्ड, ठीक है। ये कोई डिटेल लीगल रूल्स नहीं है। फिर हम देखेंगे स्मृतिज दैट विच इज़ रिमेंबर्ड, ठीक है। ये रिटर्न टेक्स्ट है, कंटेन रूल्स एंड रिगार्डिंग सोशल कंडक्ट, मैरिज, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड है, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है। स्मृतिज क्या है? प्रैक्टिकल फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू लॉज, ठीक है। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, जैसे हमने देखा मिताक्षरा एंड दया भागा, जन्मसिद्ध अधिकार एंड आफ्टर फादर्स डेथ दया भागा में प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है। अब वो हो गया कस्टम्स। कस्टम मतलब जो रिलीजियस प्रैक्टिस जो सर्टेन है, पुरानी है, रीजनेबल है और किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, उन्हें हम कस्टम बोलते हैं। और जो ये रिटर्न टैक्स को ओवरराइड्स कर देती है, ठीक है। अब मॉडर्न सोर्सेज में आ गया हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। बाकी सिर्फ मैरिज एक्ट ही 1955 है, बाकी 1956 है। सक्सेशन हो गया, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप 1956, अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट 1956, ठीक है। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। अब इसमें भी 2 हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। जो प्राइमरी सोर्स है वो मुस्लिम लॉ का वो कुरान है, ठीक है। ये कंटेन करता है रूल्स रिगार्डिंग मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। कुरान, ठीक है, इसे डायरेक्ट वर्ड ऑफ अल्लाह भी बोलते हैं। सुन्ना इज़ द प्रैक्टिस इन सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ये रिकॉर्डेड है हदीस कलेक्शन में। ये क्लैरिफाई करता है कुरान को, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज हैं इसके इज्मा, मतलब कंसेंसस। जो लॉ मतलब टीचर्स समझ लो, स्कॉलर्स होते हैं ना, वो किसी चीज़ में सहमति बनाते हैं कि ये सही है, ठीक है, उनके एग्रीमेंट को बोलते हैं कंसेंसस, ठीक है। तो फिर वो डिसीजन फाइनल होता है, तब वो उसके बेसिस पे भी अपना डिसीजन देते हैं, उसे बोलते हैं इज्मा।
कियास का मतलब होता है मेंशनड इन, जो कुरान में मेंशन नहीं है, और कोई सिमिलर सिचुएशन है जिसमें उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है, तो वही वो दूसरे केस में भी ले लेते हैं अपना, ठीक है, उसे कियास बोलते हैं। फिर कस्टम्स, जैसे मैंने बताया, जो रीजनेबल, सर्टेन और एंशिएंट हो, ये कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है कुरान के, ठीक है। फिर जुडिशल डिसीजन, मतलब इन इंडिया, मतलब जो भी इंडिया में केसेस दिए गए हों तो उन्हीं के थ्रू। फिर लेजिस्लेशन ये देखते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट। इसमें डिफरेंस देखते हैं। इसका ओरिजिनली जो हिंदू लॉ है वो कोडिफाइड है, और मुस्लिम लॉ प्राइमरी रिलीजियस है, ये कोडिफाइड नहीं है। और इसके मेन टेक्स्ट वेदास और स्मृतिज हैं, उसके कुरान है। स्कूल्स हैं इसके मिताक्षरा और दया भागा, और मुस्लिम लॉ में सिया और सुन्नी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कोडिफाइड है, वो कोडिफाइड नहीं है मुस्लिम लॉ। और स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ देखते हैं, मिताक्षरा एंड दया भागा, ठीक है, रिटन बाय विजयनेश्वरा ऑन द रीजनल का स्मृति। जैसे मैंने बताया, सन एक्वायर्स प्रॉपर्टी बाय बर्थ, ठीक है, कॉपर सेंडरी 4 जनरेशन, फादर सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है, जॉइंट फैमिली है। और ये हमने पढ़ लिया। और ये देख लेते हैं सब स्कूल ऑफ मिताक्षरा, बनारस और 3M कर लेना, ठीक है, मिथाली, महाराष्ट्र और मद्रास, द्रविड़ा भी बोलता है। फिर आ जाता है दया भागा जी मुतवाहना, ठीक है, नो राइट बाय बर्थ, मतलब कोई जन सिद्ध अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी पे, मोस्टली वेस्ट बंगाल और असम में फॉलो होता है, ठीक है, और फादर का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। फिर मुस्लिम लॉ में देखते हैं, ये भी 2 में डिवाइडेड है, शिया और सुन्नी। तो सुन्नी वाला है उसको बोलते हैं हनाफी, ठीक है। तो इमाम सब में है, देखो, फाउंडेड बाय इमाम अबू हनीफा, ये वाइडली फॉलो होता है इंडिया में, ठीक है। ये थोड़ा लिबरल और फ्लेक्सिबल है, और इसमें है इम्पोर्टेंस देता है कियास को, मतलब एनालॉजिकल रीजनिंग, जो मैंने बताया था ना, केस जो सिमिलर सिचुएशन होती है उसे एनालाइज करके अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं वो। फिर आ जाता है मलिक की स्कूल, फिर वो भी इमाम मलिक के उसमें है कि वे इम्पॉर्टेंट टू कस्टम्स ऑफ मदीना के इम्पोर्टेंस देते हैं ये लोग। और फिर ये मेनली अफ्रीका में फॉलो होता है, सैफ़ी स्कूल, इमाम सैफ़ी, सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ इज़्मा एंड कियास, ठीक है, फॉलोड इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, हनबली स्कूल फाउंडेड बाय इमाम अहमद इब्न हनबल, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। फिर आ जाता है सिया स्कूल, सिया में 98 स्वरा, मतलब 12ers, लार्जेस्ट सिया ग्रुप है ये, ठीक है। सिया मुस्लिम साथ माइनॉरिटी इंडिया, मतलब कम है, ठीक है। इज़मेली इज़मेल एज इमाम, ठीक है, बोरा कम्युनिटी इन इंडिया, ठीक है, ज़्यादा है, फॉलोड मिली इन येमेन, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 इसका। पार्ट 2, अब हम देखते हैं मैरिज। जो मैरिज है वो लीगली रिकग्नाइज्ड है, इज़ अ लीगल रिकग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन 2 पर्सन दैट क्रिएट्स राइट, मतलब जब मैरिज होती है उसको एक यूनियन बोलते हैं, ठीक है, 2 पर्सन के बीच में, जो क्रिएट करता है राइट्स और ड्यूटीज़ बिटवीन देम, ठीक है। अब मैरिज में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज और स्पेशल मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज में बोलेंगे एक सेक्रामेंट है, मतलब संस्कार है, मुस्लिम में ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और जो स्पेशल मैरिज है वो एक सिविल इंस्टीट्यूशन में है, ठीक है। अब इसकी नेचर देख लेते हैं। हिंदू मैरिज में बोलेंगे एक सेक्रामेंट है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एलिमेंट भी है इसमें, क्योंकि ये डिवोर्स परमिट कर देता है। मोनोगैमस है, मतलब तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते, एक ही से रहना पड़ेगा सब, एक ही के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सोशल एंड रिलीजियस यूनियन, ठीक है। और जो मुस्लिम मैरिज में से निकाह बोलता है, रिक्वायर्स लफ्स एंड एक्सेप्टेंस, मतलब लफ्स एंड कबूल, महर एक कंसिडरेशन होती है, मतलब इन एक्सचेंज, कैन बी डिजॉल्व पॉलीगैमी अप टू 4 वाइफ्स, ठीक है, परमिटेड है इसमें। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें सिविल मैरिज होती है, इसमें रिलीजियस सेरेमनी रिक्वायर्ड नहीं है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड सेक्युलर प्रिंसिपल्स, मोनोगैमस है, एक ही वाइफ रख सकते हो उसमें भी तुम, ये नहीं 4 शादी कोर्ट में जाके करो, तुम पत्थर मार के भगाएंगे तुम्हें। फिर एसेंशियल्स देख लेते हैं, कंडीशन ऑफ मैरिज, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में मोनोगैमी, एक ही बीवी, साउंडनेस ऑफ माइंड, वैलिड कंसर्न देने के लिए लायक हों लोग अपने, ग्रूम की एज 21 होती है, 18 ब्राइड की, ठीक है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब भाई बहन, बाप बेटी आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। सेपेंडल रिलेशनशिप, मतलब वो एंसेस्ट्रल वाला सीन आ जाता है उसमें,
दादा पोती से शादी नहीं कर सकता, पोता दादी से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। इतना नॉलेज तो होगा तुम लोगों को, मतलब नहीं करते हैं, उल्टा नहीं बोल रही तुम लोगों को क्यूटीज। तो ये होता है, ठीक है। फेलियर ऑफ सम कंडीशंस मे मेक मैरिज वॉइड एंड वॉइडेबल। प्रपोजल अंडर मुस्लिम लॉ में देखते हैं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इन वन सिटिंग, ठीक है। एक प्रपोज करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, दोनों वैलिड, दोनों मुस्लिम होने चाहिए मुस्लिम मैरिज में, ठीक है। साउंडनेस माइंड एंड प्यूबर्टी, जनरली प्यूबर्टी प्रिज्यूम्ड एट 15, मतलब 15 में मान लेते हैं, ठीक है। और अगर 18 तक उसको अकल आए और वो बोले कि मेरे को साथ नहीं रहना, तो वो डिवोर्स ले सकता है। मेहर मैंडेटरी, ठीक है, मतलब लड़की को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और वो कोई चैरिटी नहीं होती, उसका हक होता है, समझ गए तुम लोग। नो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब कोई गलत ब्लड फॉस्टेज और अफिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप मतलब भाई बहन माँ बेटे वाला, ठीक है। मैरिज में भी वैलिड, वैलिड को बोलते हैं शाही निकाह, इरेगुलर को फासिद, वॉइड को बोलते हैं बातिल। स्पेशल मैरिज में मोनोगैमी, साउंडनेस ऑफ माइंड, मिनिमम 18, वही जो हिंदू मैरिज का था। रजिस्ट्रेशन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरी वीडियो में देख लेना। अब देखेंगे मैट्रिमोनियल लीव, ठीक है। मैट्रिमोनियल लीव होता है जब हस्बैंड और वाइफ या तो अपनी जो ड्यूटीज़ होती हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशन, वो नहीं निभा पाते, ठीक है, तो वो कैसे अपनी शादी से छुटकारा पा सकते हैं। एनलमेंट ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब रहना पड़ेगा साथ में ही कोर्ट के थ्रू, ऐसे बोलते हैं कोर्ट। जुडिशियल सेपरेशन, मतलब दोनों ही अलग रहना चाहते हैं मगर डिवोर्स नहीं होता, और डिवोर्स में डिवोर्स हो जाता है, परमानेंटली वो लोग अलग हो जाते हैं। एनलमेंट ऑफ मैरिज देखेंगे नल एंड वॉइड कब होती है, एज इफ इट इज़ नेवर एग्जिस्टेड, तो अगर वो वॉइड होती है मतलब पहले से ही नहीं माना जाता उस शादी को। जब बायगैमी, मतलब दो पति पत्नी नहीं होने चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। अगर उसने 2 शादी करी है तो मैरिज वॉइड ही होगा, अगर उसने दूसरी शादी की है तो दूसरी वाली। तो पार्टीज़ कोई विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री नहीं हो सकते, मतलब उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। सेवेंडर रिलेशनशिप, मतलब कोई एंसेस्ट्रल, मतलब 3 जनरेशन मम्मी की साइड से 5 पापा की साइड से नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें शादी नहीं कर सकते, वो शादी ऑटोमेटिकली इनवैलिड होती है। और वॉइडेबल मैरिज होती है जो आगे जाके तुम बोल जो ख़त्म हो जाती है, जो बाद में वॉइड करते हैं। पहले वैलिड होती है जब होती है, मगर बाद में वॉइड कर सकते हैं। वो होती है इम्पोटेंसी, मतलब मीठा बोलते हैं ना, मतलब मैं गलत टर्म नहीं बोल रही हूँ, सॉरी अगर कुछ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इसके लिए वर्ड, मगर इम्पोटेंसी मतलब हाँ वही। लैक ऑफ वैलिड कंसेंट, फोर्स और फ्रॉड, ठीक है, मतलब ज़ोर ज़बरदस्त से शादी नहीं होती, उठा के शादी करवा देते हैं जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। जबरन विवाह नहीं होना चाहिए। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कोई भी पार्टी पागल नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ बाय अनदर पर्सन एट टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी हो रही है तो जो बीवी है वो किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। जो वॉइडेबल मैरिज रिमेन वैलिड अनटिल एंड अनलेस अनल बाय कोर्ट डिग्री, मतलब वो तब तक वैलिड रहती है शादी जब तक कोर्ट उसे नल ना करे, नल एंड वॉइड ना करे। कॉन्जुगल रेस्ट्रिक्शन में होता है जब विदाउट एनी रीजनेबल कॉज जो अग्रीड स्पाउस होता है वो बोलता है कि मुझे इसके साथ ही रहना है, मतलब जब वन स्पाउस होता है विड्रॉज करता है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब वो चला जाता है उसे छोड़ के, फिर कोर्ट ऑर्डर करता है कि तुम्हें साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है, मगर जो विड्रॉल होता है वो जस्टिफाइड होना चाहिए और इन गुड फेथ होना चाहिए। अगर 1 साल तक वो दोनों साथ में ना रहें तो वो इस ग्राउंड्स पे डिवोर्स भी ले सकता है दूसरी पार्टी। फिर जुडिशियल सेपरेशन में डिवोर्स नहीं होता, विदाउट डिसॉल्विंग मैरिज वो दोनों अलग हो जाते हैं, मतलब कोर्ट अलाउ करता है कि तुम दोनों अलग रह सकते हो। सिमिलर टू डिवोर्स होता है, मतलब अडल्ट्री, क्लैरिटी, डिजर्शन, अगर कुछ हो रहा हो उन लोगों के साथ या कोई डिजीज़ हो, ठीक है। और फिर इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ड्यूटी नहीं होती, कोहैबिटेट मतलब साथ में रहने की, मैरिज तभी भी स्टिल एग्जिस्ट करती है, और अगर 1 साल तक तुम लोग साथ ना रहो तो इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकते हो। फिर देंगे डिवोर्स। अब डिवोर्स किस ग्राउंड्स पे ले सकते हैं परमानेंटली, अडल्ट्री, क्लैरिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन, ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स है तो तुम लोग बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। और म्यूचुअल कंसर्न से जब लिविंग सेपरेटली फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कूलिंग ऑफ पीरियड, ये डिवोर्स थ्योरी है, नहीं तो इतना कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। अब देख लेते हैं मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ फॉर मुस्लिम्स। अब जब तलाक एक कॉन्ट्रैक्ट है तो ये डिज़ोल्व भी हो सकता है। अब हम देखेंगे, अब
डिज़ोल्व हस्बैंड के थ्रू कैसे होता है। रेपुटेशन ऑफ मैरिज बाय द हस्बैंड, ठीक है, तलाकुल सुन्नत। ऐसा मतलब जब एक फ़ीमेल अपने पीरियड्स में रोगी और अगर उसका हस्बैंड बोलता है कि सिंगल प्रोनाउंसमेंट करता है कि मैं तुझे डिवोर्स देता हूँ, ठीक है, तो ये वैसे ही मोस्ट प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है, इसे बोलते हैं एहसन। और जब हसन में जब वो 3 प्रोनाउंसमेंट कर देता है उसके 3 अलग अलग पीरियड्स की डेट पर, मतलब 3 मंथ में, ठीक है, तो उनका डिवोर्स हो जाता है और फिर इद्दत भी होती है इसमें, ठीक है। तलाकुल बिद्दत, जब वो 3 बार बोलता है मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ गुस्से में, ठीक है, उसे बोलते हैं तलाकुल बिद्दत। अब ये वाला तलाक है वॉइड और इलीगल, ठीक है, ये पनिशेबल है 3 साल की सज़ा के साथ, और वाइफ को मेंटेनेंस भी मिलेगा और कस्टडी भी मिलेगी माइनर की, ठीक है, बच्चों की उसके। इला का मतलब होता है जब हस्बैंड कसम खाता है कि वो दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा वो अपनी वाइफ के साथ 4 महीने के लिए, ठीक है, और अगर वो उसने सही में वो एब्सटिनेंस ऑफ कंटिन्यूस चला 4 महीने तक तो मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। अब हम देखेंगे ज़िहर क्या होता है। जब हस्बैंड अपनी बीवी को किसी रिलेटिव से, मतलब जो उसका ब्लड रिलेशन होता है, प्रोहिबिटेड डिग्री में जो औरत होती है उसके, मदर हो गई, बहन हो गई, अपनी बीवी को उससे कंपेयर करे, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स ले सकती है उसकी वाइफ उससे, ठीक है। अब देखेंगे बीवी कैसे तलाक ले सकती है। तलाक के तफवीज़, जब हस्बैंड अपनी बीवी को डेलीगेट करता है, अथॉरिटी देता है कि तू इस कंडीशन पे मेरे से डिवोर्स ले सकती है। वो कंडीशन एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है, और जब वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो वाइफ को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो अपने पति से तलाक ले सकें। खुला का मतलब होता है जब बीवी खुद अपने पति से डिवोर्स ले रही हो, ठीक है, और जो वाइफ होती है उसको अपना उसका कंसिडरेशन जो महर उसे शादी में मिला होता है वो उसे वापस करना पड़ता है, और इसमें हस्बैंड की कंसेंट भी चाहिए होती है उसको। मुबारत का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज अपनी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले रही होती हैं, ठीक है। फिर देखेंगे हम जुडिशल डिवोर्स जो कोर्ट के थ्रू होता है। इट प्रोवाइड स्टैचुटरी ग्राउंड्स फॉर मुस्लिम वुमेन टू सीक डिवोर्स थ्रू कोर्ट। अगर हस्बैंड 4 साल से मिसिंग हो, फेलियर टू मेंटेन हो, 2 साल से मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहा अपनी बीवी को, अगर वो 7 साल से इम्प्रिजनमेंट में हो, जेल में हो, अगर वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस मतलब एक पति को जो अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हो 3 साल तक, या तो इम्पोर्टेंसी हो, मतलब समझ लो तुम लोग, या तो पागल हो गया हो, या कोई डिजीज़ हो उसे जो फैल रही हो, या उसको मारता पीटता हो। अगर 15 साल में लड़की की शादी हो गई और 18 साल में वो मतलब जब जैसा माइनर उसकी शादी हो गई हो, ठीक है, मगर जब वो मेजर हो जाती तो उसे डिवोर्स ले सकती है। मतलब वो तो शादी उसके माँ बाप ने कराई थी, मगर जब 18 साल में उसे लगता है कि मैं चाह रही कि मैं नहीं रह सकती इसके साथ, तो वो डिवोर्स ले सकती है। और क्या है तुम्हारे साथ, तुम्हारे ये है बस। और अब देखते हैं थर्ड वाला 2 पॉइंट, ये लास्ट है गाइस। आप देखेंगे मेंटेनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। यूजुअली ये हस्बैंड देता है अपनी वाइफ को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को, ठीक है। अब मेंटेनेंस में आ जाता है फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, ठीक है। अब मेंटेनेंस ड्यूरिंग केस भी चलता है और परमानेंट भी हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 124 बोलता है जब उसे मंथली अलाउंसेस देने पड़ते हैं या तो फिर लिटिगेशन देना पड़ता है, टेम्परेरी नेचर होता है, और केस का खर्चा भी देना पड़ता है, ठीक है। परमानेंट में हो जाता है लमसम अमाउंट देना पड़ता है एक ही बार में। अब वो कंसिडर किया जाता है इनकम ऑफ बोथ द पार्टीज़, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और परमानेंट इन नेचर, वो एक ही बार होता है जो परमानेंट डिवोर्स होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स वाइफ, वो कब लूज़ कर देती है ये देखता है। अगर वो दोबारा शादी कर ले या तो वो खुद अडल्ट्री में हो, मतलब किसी और के साथ रिलेशन में हो, चक्कर चल रहे हो उसके, ठीक है। इफ़ शी बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट, अगर वो खुद लायक बन जाए और तुम्हें तो उस पति के पैसों की उसे एक पैसे की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ निगलेक्टेड वाइफ, मतलब जो दूसरी शादी कर लेता है फिर अपनी दूसरी मतलब मिस्ट्रेस भी रखता है ना, दूसरी बीवी, मतलब समझ लो तुम लोग, उसे मिस्ट्रेस तो नहीं बोलेंगे, मगर निगलेक्टेड वाइफ को भी अगर वो डिजर्टेड, इल ट्रीटेड, उसे गलत ट्रीट कर रहा हो। इफ शी इज़ लिविंग सेपरेटली फॉर अ वैलिड रीज़न, अगर उसे परेशान करता हो और वो लोग डिवोर्स ना हो तब, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ अ माइनर चिल्ड्रन, जो माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड होता है वो भी मेंटेनेंस का हकदार होता है, बोथ फादर और मदर दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है।
इंक्लूड मेडिकल एक्सपेंसेस, मैरिज और एजुकेशन, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये केस लॉज हैं। फिर देखेंगे हम हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। मेंटेनेंस में फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंसी सब आ जाता है। कब क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस? वाइफ, जब हस्बैंड गिल्टी ऑफ क्रुएलिटी, अनदर वाइफ हो उसकी लिविंग, और कॉन्क्यूबिन, ही कीप्स अ कॉन्क्यूबिन, मतलब उसने कोई ख्याल रखी हो, कॉन्क्यूबिन उसको बोलते हैं। ही कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन, अगर वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एनी अदर जस्टिफिकेबल कॉज, कोई भी। अब वो कब अपना लूज़ कर देती है मेंटेनेंस? अब शी इज़ एनजस्ट, अगर गलती उसकी हो और ख़ुद वो कैरेक्टरलेस हो तो। सॉरी यार टर्म गलत है, मगर मेरा वो मतलब नहीं है, तुम लोग उल्टा मत लेना, ठीक है। इफ़ शी कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन, अगर वो खुद कन्वर्ट हो जाए किसी और रिलीजन में, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ विडो, डॉटर इन लॉ, अगर कोई ससुर है, ठीक है, तो कंडीशन है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हो, कोई विधवा बहू है वो अपने आप को वो मेंटेन नहीं कर पा रही हो, तो वो अपने ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है, मगर उसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी ना हो, हस्बैंड स्टेट उसके लिए सफिशिएंट ना हो, शी हैज़ नो सन एंड डॉटर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग हर, ठीक है। अब हम बाकी वाला दूसरे शॉर्ट में लेंगे, ठीक है।